गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। अब जो सीट के असाइनमेंट को जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे अब उन क्वेश्चंस को हम लोग अभी एक्सप्लेन कर लेंगे, उन्हीं को समझना आज हम लोग क्वेश्चंस को। अभी बेटा 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसमें से कुछ बच्चों के पास फ़ोन भी आया था सर आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं अपलोड। तो भैया कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी उस वजह से नहीं हो पाई थी, वो मैं भी नहीं बता सकता आपसे। खैर चलिए, तो आपके जो क्वेश्चंस हो रहे थे उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। उससे अगला जो क्वेश्चन था आपका, शायद 4 क्वेश्चन हो गए लास्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, कैन राइट विद both hands, can write with both hands, gave him a separate identity in the class। यहाँ पर कि कैन राइट विद बोथ हैंड्स गेव हिम अ सेपरेट आइडेंटिटी इन द क्लास। दिस वाज योर क्वेश्चन, जिसका मैंने आप लोगों से आंसर होप किया था कि आप लोग इसका आंसर देंगे मुझे। कुछ बच्चों ने आंसर किया भी और करेक्ट आंसर किया था। बेटा अगर आप लोगों ने इससे पहला वाला जो 4th क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था और आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने में बड़ी आसानी हो गई होगी आप लोगों को। आसानी कैसे हो गई होगी बेटा, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सर हम लोग इस तरीके से बात को कहते हैं कि कैन राइट या कैन प्ले या कैन क्राई, जैसे 3 सेंटेंसेस हैं कि कैन राइट, कैन प्ले, कैन क्राई। दिक्कत अब समझना हम लोगों को ये था बात यहाँ पर कि सर ये राइट, प्ले, क्राई ये तो हो गए आप लोगों के मेन वर्ब, और ये जो कैन यहाँ पर लिखा हुआ था बेटा इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोल रहे थे मॉडल वर्ब। तो बात ये थी कि सर अगर सेंटेंस में आप लोग मॉडल वर्ब का यूज करोगे, अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब आएगा तो एटलीस्ट आपको मॉडल वर्ब के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट का लिखना कंपलसरी होता है। अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब लिखोगे तो मॉडल वर्ब कभी भी सेंटेंस के बिना, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बिना नहीं लिखा जा सकता है। सब्जेक्ट के बिना नहीं लिखा जाने का मतलब ये हुआ कि मॉडल वर्ब का कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। कि अगर मॉडल वर्ब आएगा सेंटेंस में तो मॉडल वर्ब से आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, मॉडल वर्ब से आप सेंटेंस को इंपरेटिव नहीं बना सकते हो। अब अगर ये बात क्लियरली समझ में आई तो अब आपने सेंटेंस पर वापस कि कैन राइट विद बोथ हैंड्स, कि सर ये राइट तो आपका मेन वर्ब हो गया, अब ये कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया कि सर अगर मॉडल वर्ब लिखा है तो मॉडल वर्ब के लिए तो सब्जेक्ट होना चाहिए था सेंटेंस में। अब आपने तो सब्जेक्ट लिखा नहीं है, तो अगर आपने यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो इतनी बात तो बड़ी क्लियर सी है कि सर आप यहाँ पर इसको सब्जेक्ट तो नहीं बना सकते हो, यहाँ पर आप मॉडल वर्ब का यूज तो कर नहीं सकते हो। अच्छा अगर मॉडल वर्ब का यूज नहीं कर सकते, अगर मैं सिर्फ इतना कहूं कि राइट विद बोथ हैंड्स गेव हिम अ सेपरेट आइडेंटिटी इन द क्लास, तो बेटा एक बात समझने की कोशिश करना ये राइट मेन वर्ब बना आप लोगों का विद प्रेपोजिशन बोथ हैंड्स, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अब ये गेव वर्ब है। तो सर अब अगर ये वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां पर है, ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता, वर्ब का सब्जेक्ट प्रेपोजिशन भी नहीं हो सकता, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और वर्ब का सब्जेक्ट आप वर्ब को भी नहीं बना सकते हो। तो सर फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां पर है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा बेटा। जब तक आप वर्ब का सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तब तक आप अकेले कैन को हटाकर यहां से सेंटेंस को बैलेंस नहीं कर पाओगे। कैन को आपने कर दिया कि सर अगर इस तरीके से क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आया, ये एरर फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पर एरर कर दिया तो नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन रीजन वही है जो मैं आप लोगों से बात बोलता हूँ कि जरूरी ये नहीं है कि आपने सही क्या कराया है गलत कराया है, आपने जो सही कराया ना उसका आपको रीजन पता होना चाहिए कि हमने कराया तो क्यों कराया। खैर अब चाहिए इस वर्ब का सब्जेक्ट। तो बेटा जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि कैन जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है बी एबल टू के। अभी हालांकि कुछ क्वेश्चंस आगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज इनमें भी कुछ डिफरेंस सिखाऊंगा मैं कि कैन और एबल टू में डिफरेंस होता है कि कैन इक्विवेलेंट होता है बी एबल टू के। अब बेटा एक बात जरा दिमाग लगाओ और सोचो, अगर मैं ये कह दूं कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज,
कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये जो इस वर्ब है, अब इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? स्विमिंग। स्विमिंग मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं भैया? जीरंड। और ये जीरंड किसका काम कर लेगा यहां पर? नाउन का काम करता है। कि सर अगर आप वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हो तो वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरंड बन जाता है। जीरंड बनने का मतलब वो नाउन बन सकता है। और इतना हम लोग जानते हैं कि सर अगर सेंटेंस को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये पूर्ति करने की काबिलियत सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर है, या तो नाउन या प्रोनाउन। मतलब क्या हुआ बात का? मतलब ये हुआ बात का कि हम लोग इस वर्ड के लिए सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं। सब्जेक्ट इधर तो अभी कोई बनने वाला था ही नहीं इनमें से। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता, प्रेपोजिशन सब्जेक्ट नहीं बन सकता, मेन वर्ब सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो फिर सर करे तो करे क्या? तो भैया एक बात समझिए, आप लोगों ने यहां से कैन को हटाया है। अब अगर मैं यहां से सिर्फ कैन को भी हटा दूं और कुछ और करने की कोशिश भी करूं तो भी सेंटेंस के मीनिंग में इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो बेटा सब कुछ बैलेंस बनाए रखने के लिए आप एक काम कीजिए, यहां से इस कैन को हटाकर ये लिखिए, बीइंग एबल टू राइट विद बोथ हैंड्स गेव हिम अ सेपरेट आइडेंटिटी इन द क्लास। हुआ क्या? हुआ ये कि सर कैन जो काम करता है वही काम हमारा बीइंग एबल टू कर देगा, मीनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, रही इस वर्ब के सब्जेक्ट की बात, तो सर ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो हमारा जीरंड होता है नाउन बन जाएगा। नाउन बनने का मतलब ये बीइंग अब इस वर्ब के लिए काम करेगा सब्जेक्ट का। इससे मिलता जुलता सेंटेंस मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तब भी मैंने आप लोगों से ये बोला था कि मॉडल वर्ब अगर सेंटेंस में आएगा तो मॉडल वर्ब के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट का लिखा जाना कंपलसरी है। जब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तब तक आप सेंटेंस में कभी भी मॉडल वर्ब का यूज नहीं कर सकते हो। मॉडल वर्ब के पहले नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का लिखा होना कंपलसरी होता है। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन था आप लोगों का कि these वर्कर्स दिख रहा है? These workers are able to work much more efficiently than he does। ये तो बेटा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। These workers are able to work much more effectively than he does। इस सेंटेंस में एरर करने से पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप उस सेंटेंस का आंसर देना मुझे जरा कि I am able to play chess or I can play chess। These are two sentences कि I am able to play chess and I can play chess। ये दो सेंटेंसेस है बेटा, इन दोनों सेंटेंस को समझो और मुझे फटाफट अपने दिमाग में आंसर करना कि ये दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है। क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोगों ने मॉडल वर्ब को पढ़ा है, कैन और कुड ही आपके दो मॉडल वर्ब चल रहे हैं अभी, तो अभी तक बेटा हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर कैन इज इक्वल्स टू एबल टू होता है, कि कैन और एबल टू बराबर होते हैं। इसलिए आप लोगों को मैंने एक बात भी बताई थी कि कैन के साथ एबल टू या कैपेबल ऑफ का यूज नहीं करते हैं, वो सुपरफ्लुअस बन जाता है। हालांकि ये बिल्कुल बराबर नहीं है। बराबर कहां पर नहीं है वो आपको यहां पर समझ में आएगा कि आई एम एबल टू प्ले चेस एंड आई कैन प्ले चेस। अगर बेटा बात सिर्फ इन तो पर्टिकुलर सेंटेंसेस की है तो ये सेंटेंस आपका गलत है और ये सेंटेंस आपका सही। इसका रीजन क्या? रीजन समझना।
ये दो बातें बेटा, कि हमारे पास जो भी एबिलिटी होती है, एबिलिटी मतलब योग्यता जो होती है, वो योग्यता दो ही तरीके की होती है, या तो मेंटल मानसिक, या फिजिकल शारीरिक। अब अगर आपने सेंटेंस में कैन का यूज कर रखा है, तो कैन के थ्रू आप मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी दोनों को इंडिकेट कर सकते हो। मतलब अगर सेंटेंस में कैन आया है, तो चाहे वो एबिलिटी आपके पास मेंटली है, मानसिक रूप से आप किसी चीज को कर सकते हो, या वो एबिलिटी आपके पास फिजिकल है, शारीरिक रूप से आप किसी काम को कर सकते हो। तो अगर कैन है तो चाहे एबिलिटी मेंटल हो चाहे फिजिकल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बेटा एबल टू लिखा हुआ है, तो एबल टू के थ्रू जो आप एबिलिटी इंडिकेट करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एबिलिटी को कर सकते हो। एबल टू के थ्रू कभी भी आप किसी की मानसिक योग्यता को रेफर नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अगर एबल टू कह रहे हो, तो आप एबल टू कहते हो शारीरिक योग्यता को रेफर करने के लिए। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम एबल टू प्ले चेस और आई कैन प्ले चेस, मैं चेस खेल सकता हूं, मैं चेस खेल सकता हूं, तो काबिलियत कौन सी है भैया? काबिलियत है चेस खेलने की। अब ये चेस खेलने की जो काबिलियत है, चेस मेंटली खेला जाता है कि फिजिकली खेला जाएगा? मेंटली खेला जाएगा। तो भैया जो मेंटल एबिलिटीज हैं, मेंटल एबिलिटी के लिए आप कभी भी सेंटेंस में एबल टू का यूज नहीं करोगे। उसके लिए जब भी यूज किया जाएगा, उसके लिए यूज किया जाएगा हमेशा कैन का। एबल टू अगर आता है सेंटेंस में, तो वो आता है फिजिकल एबिलिटी के लिए। जैसे कि मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखता हूं कि आई कैन टीच और आई एम एबल टू टीच। ये दो सेंटेंसेस हैं कि आई कैन टीच और आई एम एबल टू टीच। अब ये दोनों सेंटेंसेस ना अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अगर सोचे जाएं, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दोनों सही है। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं मतलब मेरे मेंटल एबिलिटी है, मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं किसी को पढ़ा सकता हूं। तो वो जो मेंटल एबिलिटी है बेटा, उसके लिए तो आप लोग लगा रहे हो कैन यहां पर, ठीक है सर। लेकिन अगर आप कह रहे हो ना एबल टू टीच, आई एम एबल टू टीच, मैं पढ़ाने के योग्य हूं, तो अब इस बात का मतलब ये है कि जो पढ़ाने की काबिलियत है, अब ये मेंटल नहीं है, अब ये फिजिकल हो गई। फिजिकल कैसे हो गई? फॉर एग्जांपल कि किसी टीचर का कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद 10 दिनों के लिए उसको रिहैब किया गया कि भैया 10 दिनों डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोल दिया है। वो 8 दिन में बेड से उठता है, वो बोलता है मैं पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ाने के योग्य हूं। तो भैया वो मेंटल एबिलिटी तो उसके पास पहले से थी, लेकिन अब जो वो एबिलिटी अपनी एक्सप्रेस करना चाह रहा है, वो मेंटल एबिलिटी एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि भैया मैं शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ हो चुका हूं कि मैं पढ़ा दूंगा। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से जो काबिलियत आई, उसके लिए आप लोग यूज कर रहे हो किसका? एबल टू का। अब इस सेंटेंस में क्या कहानी थी कि सर आई कैन प्ले चेस, अगर आमतौर पर आप किसी से बोल दो कि मैं चेस खेल सकता हूं, तो आप उसको कौन सी काबिलियत बता रहे हो? बोलिए। वो हो गई मेंटल एबिलिटी। तो बेटा अगर मेंटल एबिलिटी है ना, तो मेंटल एबिलिटी के लिए कभी भी एबल टू का यूज नहीं होता है, मेंटल एबिलिटी के लिए यूज होता है कैन का। जैसे कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स और आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स और आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, इस डिब्बे को उठा सकता हूं। तो डिब्बे को उठा सकता हूं, डब्बा उठाने के लिए सेंस लगाइए और फटाफट जवाब दीजिएगा मुझे। डब्बा उठाने के लिए आपको बेसिकली कौन सी एबिलिटी चाहिए होती है? डब्बा उठाओगे, कोई वेट रखा हो उसको उठाओगे, तो स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए। ताकत चाहिए मतलब फिजिकल एबिलिटी चाहिए। तो सर फिजिकल एबिलिटी के लिए कैन लगाओगे तब भी सही है, और एबल टू लगाओगे तब भी सही है। बस इतना ध्यान रखना कि इस एबल टू का यूज कभी भी मेंटल एबिलिटी के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ बात का? मतलब ये हुआ बात कि आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना बेटा कि दीज वर्कर्स आर एबल टू वर्क, बात हो रही है वर्क की, काम करने की। स्पेसिफाई नहीं करके दिया हुआ है कि काम क्या करना है, काम तो चेस खेलना भी है, लेकिन यहां पर आपको कहा गया सिर्फ वर्क, कि ये वर्कर्स उससे ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। सर अगर मैं यूजुअली आपसे बोलूं कि मैं तुमसे ज्यादा काम करता हूं, तो दिमाग में क्या बात आएगी? मेंटल एबिलिटी चाहिए थी कि फिजिकल एबिलिटी चाहिए?
अगर बेटा बात वर्क की होती है ना तो फोकस हमारा होता है फिजिकल एबिलिटी पर, और भैया फिजिकल एबिलिटी के लिए तो कैन लगाओगे तब भी सही है, एबल टू लगाओगे तब भी सही है। ये हो गया सेंटेंस आपका नो एरर। ये सेंटेंस मेंस का है, मेंस 2016 का एमपी पब्लिकेशन की बुक में आपको मिल जाएगा सेंटेंस ये। तो वहां पर ये सेंटेंस बेटा नो एरर दिया गया है। रीजन उसका वही है कि वर्क जो है सर ये फिजिकल क्वालिटी है, फिजिकल एबिलिटी है, और फिजिकल एबिलिटी के लिए कैन लगाओ तब भी सही होता है, एबल टू लगाओगे तब भी सही होता है। लेकिन अगर सेंटेंस में सिर्फ मेंटल एबिलिटी है तो उसके लिए आप सिर्फ कैन लगा सकते हो, मेंटल एबिलिटी के लिए कभी भी एबल टू का यूज नहीं होता है। क्लियर? नोट कर लेना अलग से इसको, चाहे एक बार और सुन लीजिए कि मेंटल और फिजिकल एबिलिटी दोनों में से कुछ भी हो तो कैन का यूज हो सकता है, लेकिन एबल टू का यूज सिर्फ फिजिकल क्वालिटी के लिए हो सकता है, एबल टू का यूज कभी भी मेंटल एबिलिटी के लिए नहीं होता है। क्लियर? करिए नोट। देखना बेटा दो सेंटेंस और हैं कि आई कैन सोल्व इट और आई एम एबल टू सोल्व इट। दीज आर टू सेंटेंसेस कि आई कैन सोल्व इट और आई एम एबल टू सोल्व इट। फटाफट से आंसर कर दो, अब तो इसमें कुछ राय नहीं है। बात किसकी हो रही है सर? बात हो रही है सोल्व करने की, कि मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, मैं इसको हल कर सकता हूँ। तो सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए फिजिकल लेबर थोड़ा ना करना पड़ता है, सोल्व करने के लिए मेंटल लेबर करना पड़ेगा, मेंटल एबिलिटी चाहिए, मानसिक योग्यता चाहिए। तो अगर मेंटल एबिलिटी चाहिए तो सर मेंटल एबिलिटी के लिए एबल टू तो कहानी खत्म, मेंटल एबिलिटी के लिए एबल टू तो आनी ही नहीं है, तो सर इसकी तो कहानी हो गई। ये गलत हो जाएगा, ये करेक्ट। सीधी सी बात है कि सर अगर कैन लिखा हुआ है तो एबिलिटी चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो काम चल जाता है, लेकिन एबल टू के लिए सेंटेंस में फिजिकल एबिलिटी का ही होना जरूरी होता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं बेटा अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस था आप लोगों का कि द फाइटर जेट is able to fly at 500 mph। ये सेंटेंस है बेटा कि द फाइटर जेट इज एबल टू फ्लाई एट 500 mph मतलब माइल्स पर आवर, कि जो फाइटर जेट है वो 500 मील प्रति घंटा से फ्लाई करने के योग्य है। अब मुझे आप फटाफट एक बात का जवाब देना कि सर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दिस रूम इज एबल टू accommodate 100 boys, या the camera is able to shoot greater quality, is able to shoot at greater quality, या this bus is able to carry 500 passengers, या this book is able to give you a far better understanding। ये चार सेंटेंस है बेटा कि दिस रूम इज एबल टू अकोमोडेट 100 boys, द कैमरा इज एबल टू शूट एट ग्रेटर क्वालिटी, दिस बस इज एबल टू कैरी 500 passengers,
एंड दिस बुक इज एबल टू गिव यू अ फार बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी इन सेंटेंसेस में एरर करने के लिए आपको दो चार बातें समझनी जरूरी है, वो देखना जरा। जैसे कि रोहन इज अ टीचर, या रोहन इज गुड, या रोहन इज एबल टू। ये तीन सेंटेंस है बेटा कि रोहन इज अ टीचर, रोहन इज गुड एंड रोहन इज एबल टू रन। अब ये जो इज होता है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इज एम आर वॉज वर बीन बीइंग बी, और कुछ वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे प्रूफ टर्न मेक वगैरह जो वर्ब्स होती हैं, अगर इनका यूज बिना मेन वर्ब के सेंटेंस में किया जाता है तो इनको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं भैया? लिंकिंग वर्ब। ये रोहन सब्जेक्ट बन रहा है। अब इतना बेटा मैं आप लोगों को आपके ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा चुका हूं, आपको ध्यान होगा कि मेन वर्ब के बाद लिखा हुआ वर्ड होता है ऑब्जेक्ट, जो वर्ब में वॉट और होम का रिप्लाई देता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखे जाते, ध्यान रखना इस बात का। और प्रूफ मैंने आप लोगों को किया था, लेकिन जस्ट फॉर योर क्लियरेंस मैं आपको एक बार और बात ध्यान दिलाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनने की काबिलियत किस किस के अंदर होती है भैया? नाउन के अंदर या प्रोनाउन के अंदर। ऑब्जेक्ट आप या तो नाउन को बना सकते हो या प्रोनाउन को बना सकते हो। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि लिंकिंग वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है, क्या बोलूं कि लिंकिंग वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो फिर बेटा आप इस सेकंड सेंटेंस को गलत बता दोगे। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो सर ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है प्रोनाउन होता है, आपने तो एडजेक्टिव को ऑब्जेक्ट बना दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ वर्ड को बेटा ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे हुए वर्ड को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। एक बात तो दिमाग में रखना ये। दूसरी बात ये पहले तो ये टीचर कॉम्प्लीमेंट बना बेटा, यहाँ पर ये गुड कॉम्प्लीमेंट बना, यहाँ पर ये एबल एडजेक्टिव आपका कॉम्प्लीमेंट बना। अब फर्स्ट सेंटेंस को देखो, रोहन इज अ टीचर। रोहन एक टीचर है, तो रोहन कौन है? टीचर। और टीचर कौन है? रोहन। मतलब बात का ये हुआ कि सर सेंटेंस में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपस में होते हैं भैया बराबर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, हिंदी में समझना है तो कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। पूरक मतलब सब्जेक्ट को पूरा करता है। तो रोहन टीचर है, तो रोहन कौन है? टीचर। टीचर कौन है? रोहन। दोनों लोग हैं तो एक ही, चाहे इधर से इधर कह दो चाहे इधर से इधर कह दीजिए। तो अगर दोनों एक ही है तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपस में बराबर होते हैं। रोहन अच्छा है, रोहन कैसा है? अच्छा है। अच्छा कौन है? रोहन है। तो यहाँ भी दोनों बराबर बन रहे हैं। वैसे समझना था यहाँ पर कि रोहन इज एबल टू रन, रोहन दौड़ने के योग्य है। तो जो दौड़ने की योग्यता है, एबल कौन है? योग्य कौन है? योग्य है रोहन। बेटा ये जो एबल वर्ड होता है ना, ये बड़ा काम का वर्ड है। अभी मैं आप लोगों से बता रहा था, जब मैंने आपको नोट और नेवर पढ़ाया था कि हम लोग इंग्लिश को पढ़ते समय सबसे बड़ी बेवकूफी जो करते हैं वो करते हैं इंग्लिश को ट्रांसलेट करके बेस पर, कि इंग्लिश की हिंदी बनाएंगे, पहले शब्दों का हिंदी मीनिंग याद करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें एरर फाइंड आउट करेंगे, तब जाकर हमारा कुछ हो सकता है। यही सबसे बड़ी गलती है। आप इंग्लिश की हिंदी बनाकर इंग्लिश को एक हद तक सीख सकते हो, लेकिन कंप्लीट थोड़ा नॉलेज नहीं आता है। एबल का मीनिंग हमने क्या सीखा सर? योग्य होता है। अभी तक हम लोग भी रटते हुए आ रहे हैं सर एबल योग्य, एबल योग्य, एबल योग्य। लेकिन अगर बेटा एबल का मीनिंग हिंदी मीनिंग के बेस पर आप योग्य पढ़ोगे ना, तो आपको इनमें से किसी भी सेंटेंस में एरर नजर नहीं आएगा। डेफिनेट है, आप चाहो तो निकाल कर निकालोगे, मतलब ही नहीं होता मीनिंग निकालने का। और आप इसी एबल का मीनिंग अभी एक सेकंड ब्रेक लेकर इंग्लिश में पढ़ लो। टू हैव इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड, टू हैव इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि जितनी बुद्धिमानी की आवश्यकता है उतनी बुद्धिमानी का होना एबल होता है। किसी काम को करने के लिए आपको जितनी बुद्धिमानी की आवश्यकता है, अगर उतनी बुद्धिमानी आपके पास है, देन यू आर कॉल्ड एबल, तब आपको एबल कहा जाता है। जितनी, दोबारा सुनो मेरी बात को, जिस काम को करने के लिए जितनी बुद्धिमानी की आवश्यकता है,
अगर उतनी बुद्धिमानी आपके पास है तब आप लोग सेंटेंस में एबल का प्रयोग करते हो। एक बात। अब दूसरी बात फटाफट आंसर करना बेटा, ये इंटेलिजेंस जो क्वालिटी है, बुद्धिमानी जो आएगी, बोलो फटाफट। इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी जो गुण है, जो क्वालिटी है, ये सजीव की है कि निर्जीव की है? इस पेन में कुछ इंटेलिजेंस है? बोलो, इस पेन में कोई इंटेलिजेंस है? कैमरे में कोई इंटेलिजेंस है? फोन में कोई इंटेलिजेंस है? लाइट में कोई इंटेलिजेंस है? नहीं। इंटेलिजेंस होती है लिविंग बीइंग में, आप में हो सकती है, मुझ में हो सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति में हो सकता है। इंटेलिजेंस अगर होगा सर लिविंग बीइंग में होता है, इंटेलिजेंस कभी भी नॉन लिविंग में हो ही नहीं सकता। तो अगर इंटेलिजेंस नॉन लिविंग में हो ही नहीं सकता तो सीधी सी बात है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ हम लोग कभी भी एबल टू का यूज नहीं कर सकते। एबल का मतलब हुआ टू हैव इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड, उतनी बुद्धिमानी होना जितने की आवश्यकता है। और बुद्धिमानी जो होती है बेटा, बुद्धिमानी होती है सजीव में, निर्जीव में कभी कोई बुद्धिमानी नहीं होती है। तो अगर निर्जीव में बुद्धिमानी नहीं होती है तो ध्यान से देख लो बेटा, रूम, कैमरा, बस, बुक, सारे के सारे नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग है तो सर इनमें एबल का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, एबल मतलब इंटेलिजेंस, नॉन लिविंग में इंटेलिजेंस नहीं होता है। बताओ, और एबल टू किसके इक्विवेलेंट था बेटा? अभी आई थी बात हमारे पास। और अभी मैं फिर से बताता हूँ बात, कैन तो मेंटल फिजिकल कुछ भी कर सकता है, वो तो सोचना नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पर। अब आ जाओ सेंटेंस पर, अब एरर मिल जाएगा। एबल की बात हो रही है सर, अब आप कह रहे हो फाइटर जेट, लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग हुआ। अब अगर नॉन लिविंग हुआ तो सर नॉन लिविंग में इंटेलिजेंस होगा नहीं, तो अगर नॉन लिविंग में इंटेलिजेंस होगा नहीं तो सर यहाँ पर इज एबल नहीं आएगा। क्लियर? ध्यान रखना, नॉन लिविंग थिंग के साथ आप लोग कभी भी एबल टू का यूज नहीं करते हो। नॉन लिविंग थिंग के साथ एबल टू के स्थान पर कैन का प्रयोग किया जाता है। रीजन ये रहा आपके सामने। तो बेटा इंग्लिश को पढ़ना है तो इंग्लिश को इंग्लिश के थ्रू पढ़ो, ठीक है? चलिए करिए नोट जरा फटाफट से इसको। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस था आप लोगों का कि 8 नंबर का है कि सो ridiculous a person is not able to be convinced with logic. So ridiculous a person is not able to be convinced with logic. आज का जो भी लेक्चर बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में कि सो रिडिकुलस अ पर्सन इज नॉट एबल टू बी कन्विंस्ड विद लॉजिक। किससे? इस सेंटेंस सुनना तो बस इसमें क्या करना है। तो बेटा यहाँ पर दो चार बातें क्लियरली समझ। he is able to run, the captain is able to swim, or the players are able to practice। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं कि he is able to run, the captain is able to swim and the players are able to practice। बेटा तीनों ही सेंटेंसेस में आपने able का यूज किया है, ठीक सर? ये लिंकिंग वर्ब हो गया आप लोगों का, ये सब्जेक्ट, और ये एबल जो है ये बना आपका कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करना, जब ये एबल कॉम्प्लीमेंट बन रहा है
तो स्ट्रक्चर कुछ आप इस तरीके से मानना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एबल प्लस टू प्लस वी। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये बन रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट है, वर्ब की जगह पर वर्ब है, एबल की जगह पर एबल आ गया टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हर तीन सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए, तीनों सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये इस V1 के लिए डूअर है। डूअर होने का मतलब कि ये सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है, करता है, इस काम को करने वाला जो वो ये सब्जेक्ट बन रहा है। जैसे कि ही इज एबल टू रन, वह दौड़ने के योग्य है, तो दौड़ने का काम कौन करेगा? वह डूअर बनेगा इसका बेटा। अच्छा, द कैप्टन इज एबल टू स्विम, कैप्टन तैरने के योग्य है, तो तैरेगा कौन? कैप्टन। अच्छा, द प्लेयर्स आर एबल टू प्रैक्टिस, प्लेयर्स प्रैक्टिस करने के योग्य है, तो प्रैक्टिस कौन करेंगे? प्लेयर्स करेंगे। कि सर जब आप एबल का यूज करते हो तो एबल के बाद जो वर्ब लिखा जाता है, ये बात थोड़ी ध्यान सुनना, एबल के बाद जो वर्ब लिखा जाता है उस वर्ब का डूअर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। क्लियर इतनी बात कि एबल के बाद जो वर्ब लिखा जाएगा उस वर्ब का सब्जेक्ट जो बनेगा वो वर्ब सॉरी डूअर जो बनेगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। अब चलिए सेंटेंस में वापस आइए अपने बेटा, ये तो हो गया आपका एबल, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव है, ऐसे समझना पूरा। एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब। एबल का यूज हुआ। अब जब एबल का यूज हुआ तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि एबल के बाद लिखा जाने वाले वर्ब का डूअर कौन बनेगा भैया? ये सब्जेक्ट बनेगा। अब सर सब्जेक्ट अगर वर्ब का डूअर बनेगा, अगर सब्जेक्ट ही वर्ब का डूअर होता है, बेटा इन दोनों बातों में अंतर है, सब्जेक्ट और डूअर दोनों बातें अलग अलग होती हैं। ये दो सेंटेंस है, रोहन राइट्स अ लेटर एंड अ लेटर इज रिटन बाय रोहन। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब सुनो बात को, रोहन राइट्स अ लेटर, रोहन लेटर लिखता है, काम क्या हुआ? लिखने का। करा किसने? रोहन ने। मतलब जो वर्ब का सब्जेक्ट है, जो वर्ब का सब्जेक्ट है अगर वही उस काम को कर रहा है, मतलब अगर सब्जेक्ट ही डूअर बन रहा है, तो बेटा ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, पता चल जाएगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही वर्ब का डूअर है, सब्जेक्ट ही अगर काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव के इंट्रोडक्टरी क्लास में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है कुछ बैचेस में। अ लेटर इज रिटन बाय रोहन, रोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब जरा मुझे फटाफट जवाब दो, काम क्या हुआ? लिखने का। लेकिन इस पर करा किसने? रोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो क्या पत्र ने कुछ काम करा है? लेटर ने कुछ काम करा है? लेटर ने तो काम करा ही नहीं है। लेटर ने कुछ काम न करने का मतलब सब्जेक्ट तो इस वर्ब का डूअर है ही नहीं, सब्जेक्ट तो नॉन डूअर है। अब अगर नॉन डूअर तो ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, सेंटेंस हो गया आपका पैसिव वॉइस का। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा इस बात को, टू बी कन्विंस्ड, बी के बाद आया वो आपका थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म आने का मतलब हुआ पैसिव वॉइस। बोलो हाँ या ना। बी फैमिली के बाद वो आपका थर्ड फॉर्म आया तो सेंटेंस बना पैसिव वॉइस का। अब अगर पैसिव वॉइस का है तो वर्ब के पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट वर्ब का डूअर या नॉन डूअर? बी फैमिली के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का माना जाता है। भैया सही बच्चों को पता है, जनरल बात है। तो अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस में वर्ब के पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में वर्ब के पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट वर्ब का डूअर की नॉन डूअर? नॉन डूअर बना सर, ये तो नॉन डूअर हो गया। लेकिन अगर एबल का यूज हुआ था तो क्या होना चाहिए था? डूअर होना चाहिए था। मतलब बात का क्या हुआ? मतलब बात का ये हुआ कि आप एबल के बाद सेंटेंस को कभी पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते हो। एबल के बाद सेंटेंस कभी पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा। रीजन दोबारा सुन लो, दिमाग में बैठाने की कोशिश करना बात को। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा तो वर्ब के पहले डूअर नहीं आएगा, वर्ब के पहले लिखा हुआ नॉन डूअर, जबकि एबल डिमांड किसकी करेगा? डूअर की। इसलिए एबल के बाद कभी भी पैसिव वॉइस नहीं लिखा होता है। अगर आगे पैसिव वॉइस लिखा हुआ है
तो सेंटेंस को करेक्ट करने का सीधा सा लॉजिक होता है कि आप यहाँ से इसको हटाइए, कैन नॉट हटाइए, टू बी हटाओ, कैन नॉट बी कन्विंस्ड। जो काम एबल टू करता है वही काम कैन करेगा, नोट लिखा हुआ नोट लिखा हुआ है ही आप लोगों का। मतलब बात तो ये है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर और लिख लीजिए यहाँ पर कि सब्जेक्ट प्लस अगर आगे आपको बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ चाहिए तो आप कैन और एबल टू में से कैन को सिलेक्ट करते हो, एबल टू को सिलेक्ट नहीं करते। एबल टू लिखा होता है भैया तो एबल टू का मतलब होता है कि आगे जो काम है, आगे जो वर्ब लिखा हुआ है उसका डूअर वर्ब से पहले होगा। डूअर वर्ब से पहले होने का मतलब है सेंटेंस होना चाहिए एक्टिव वॉइस में। अगर सेंटेंस पैसिव में पहुंच गया तो पैसिव में वर्ब के पहले डूअर नहीं होता है, पैसिव में वर्ब के पहले होता है नॉन डूअर, और नॉन डूअर के लिए आप लोग कभी भी एबल का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए यूज होता है कैन। तो आज के जो कुछ क्वेश्चंस थे बेटे इसमें मैंने आपको कैन और एबल टू के बीच के डिफरेंसेस कुछ क्लियर करे हैं। आज एक शीट अपलोड करूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था जितने कुछ कॉन्सेप्ट हमने 10-12 क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि मैंने बोला था हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं इस पर बेस्ड मैं आपको आज 20-25 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको सोल्व कीजिएगा। फिर कल से आप लोगों का अगला लेक्चर शुरू करेंगे मॉडल वर्ब से।